Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। और आज हमारी 11th के इकोनॉमिक्स का है वीडियो नंबर 2। ठीक है, आज हम शुरू करने लगे अपनी वीडियो 2, जिसमें आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी आपके चैप्टर 1 की डिटेल्स। जैसे कि आपको अगर वीडियो 1 आपने देखी होगी तो आपको रिमेम्बर होगा कि वीडियो 1 में हमने पढ़ा था स्कार्सिटी क्या होती है, चॉइस क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के क्या फायदे हैं। साथ में हमने पढ़ा था अपना बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपके बुक्स, आपकी नॉलेज और आपके गूगल से सारा निकला हुआ क्रक्स में कि बेसिकली माइक्रो और मैक्रो में फर्क होता क्या है। जैसे कि लेक्चर 1 अगर आपने अटेंड किया होगा तो मैंने आपको समझाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब इकोनॉमी की हम स्टडी करते हैं एट अ स्मॉल लेवल और एट एन इंडिविजुअल लेवल। दैट मीन जब हम इकोनॉमी को एट अ स्मॉल लेवल पढ़ते हैं, यानी हम एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड या इंडिविजुअल फर्म उनकी स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वर्ड ही डिफाइन करता है। मैक्रो मीन्स बिग, मैक्रो मीन्स ग्रेटर। मैक्रो का मतलब होता है वो सोसाइटी जहां पे हम पूरी कंट्री की बात करते हैं, जहां पे हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो का ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि किसी एक इंडिविजुअल की या किसी स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करना, वेयरएस मैक्रो का मतलब होता है किसी पूरी एक कंट्री की स्टडी करना। तो चलिए आज मैं आपको आगे बताती हूँ कि माइक्रो और मैक्रो के बीच में बेसिक डिफरेंस होता क्या है, माइक्रो और मैक्रो कैसे अलग होते हैं। माइक्रो और मैक्रो की अगर आप डेफिनेशंस देखें, आपने डेफिनेशंस पढ़ी होगी, काफी कंफ्यूजिंग होती है, कई बार हमें समझ ही नहीं लगता माइक्रो और मैक्रो में फर्क होता क्या है। ठीक है, बुकिंग की जो हमारी लैंग्वेज होती है वो कई बार इतनी टफ होती है कि खुद रिवाइज करते हुए पता ही नहीं लगता कि क्या करें। आज मैं आपको समझाती हूँ बेसिक डिफरेंस आपकी माइक्रो और मैक्रो का। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक जैसे मैंने आपको बताया वो स्टडी होती है उन इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स की या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जो एक इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं, एक इंडिविजुअल फर्म के लेवल पे होते हैं या एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लेवल पे होते हैं। यानी वो चीजें जो एक स्मॉल यूनिट्स में मैटर करती हैं, वो प्रॉब्लम्स जो एक स्मॉल यूनिट को मैटर करती है, ना कि होल सोसाइटी, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो। वेयरएस मैक्रो, मैक्रो वो स्टडी होती है जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बताती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बताती है एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी एक पूरी इकोनॉमी यानी एक पूरी कंट्री के रिलेटेड जो डिफरेंस बताता है उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स या वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम स्टडी करते हैं एट एन इकोनॉमी लेवल एज अ होल, जो पूरी कंट्री की प्रॉब्लम को हम एक्सप्लेन करें, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जो हम अभी शुरू करने लगे हैं, जो हम 11th में करने लगे हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी आपके स्मॉल लेवल। ठीक है, तो हम बेसिकली ज्यादा ध्यान देंगे अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। माइक्रो और मैक्रो में और फर्क होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न होती है हमारे आउटपुट और प्राइस के साथ, कि एक आउटपुट और एक प्राइस यानी हमारी सप्लाई और हमारा प्राइस एक इंडिविजुअल फर्म या एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री या एक इंडिविजुअल पर्सन पे कैसे असर डालती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें थ्योरी ऑफ प्राइस की स्टडी बताती है। अब थ्योरी ऑफ प्राइस क्या होगा, थ्योरी ऑफ प्राइस का मतलब होता है कि कंज्यूमर्स को नजर रखते हुए प्राइस किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, प्राइस को किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से प्राइस सोचा जाता है किसी भी प्रोडक्ट का कि वो कंज्यूमर को इजीली अफोर्डेबल लगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करती है, क्योंकि थ्योरी ऑफ प्राइस बेसिकली आपको बताएगी एक स्मॉल यूनिट्स की स्टडी। ठीक है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब कि हम स्मॉल यूनिट्स को पढ़ने लगे हैं, ऊपर से थ्योरी ऑफ प्राइस हमें ये बताएगी कि हम इंडिविजुअल्स की स्टडी या हम इंडिविजुअल्स की डिमांड कैसे असर डालती है हमारे प्राइस। वेयर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न होती है एग्रीगेट आउटपुट और एक जनरल प्राइस के साथ। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया है एग्रीगेट। अब आपको सोचो कि एग्रीगेट, एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, एग्रीगेट का मतलब है एज अ कंट्री एज अ होल, टोटलिंग। ठीक है, एक पूरी कंट्री की जब हम स्टडी करें, जब एक इकोनॉमी लेवल पे हम एक पूरी कंट्री के बारे में बात करें तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है एग्रीगेट आउटपुट के साथ, जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी का। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखिए
मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी हम कंट्री की स्टडी करेंगे तो कंट्री में इनकम आएगी, तो इनकम के साथ एम्प्लॉयमेंट भी तो प्रॉब्लम लाएगी ना, एम्प्लॉयमेंट भी तो फर्क लाएगी। वह इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट आउटपुट कंट्री लेवल पे होल्ड पड़ती है, लेकिन माइक्रो में आपने देखा हम थ्योरी ऑफ प्राइस पढ़ते हैं, यानी एक प्राइस कैसे फर्क डालता है इंडिविजुअल के डिमांड्स पे, इंडिविजुअल के बिहेवियर पे। उसी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हमारी इनकम लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों कैसे असर डालती है एक इकोनॉमी पे, यानी इनकम के साथ हमारे गुड्स परचेजिंग या हमारे बिहेवियर किसी प्रोडक्ट की तरफ कैसे चेंज होता है, हमारी एम्प्लॉयमेंट कैसे उस पर फर्क डालती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम करती है कि मैक्रो वेरिएबल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन व्हाइल वी आर स्टडीइंग डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं, मैक्रो मीन्स बड़े वेरिएबल्स होते हैं, वो कांस्टेंट रहें। इसका मतलब वो समझते हैं कि जो एग्रीगेट आउटपुट है और जो इंडिविजुअल प्राइस लेवल्स है वो नॉर्म उसी अकॉर्डिंग चेंज होंगे, और जो हमारा आउटपुट है वो रिमेन सेम रहेगा, ताकि हम बाकी सबको चेंज करके ये पता कर सके कि हमारा प्राइस लेवल कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, हमारा बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि वो अज्यूम करता है कि जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जो वो अज्यूम करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो कांस्टेंट रहती है, और साथ में हमारा एग्रीगेट आउटपुट और इनकम लेवल की हम पढ़ाई करते हैं। अब देखिए फर्क, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहते थे, यानी एग्रीगेट आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, और मैक्रो इकोनॉमिक में माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा, दैट इज हमारा इनकम लेवल बिल्कुल भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ये समझ के चलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा इनकम लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर इनकम लेवल चेंज होता रहा तो हमारी डिमांड्स भी चेंज होती रहेंगी। तो उसको इजीली पढ़ने के लिए इसमें अज्यूम किया जाता है कि जो इनकम लेवल है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी सेम रहेगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते थे डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, यानी प्राइस एक इंडिविजुअल का, एक इंडस्ट्री का। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट आउटपुट और इनकम लेवल। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्सेस जो होती हैं उनसे फर्क पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग के साथ रिलेटेड होती है, वेयरएस मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ रिलेटेड होती है, जैसे कि क्या प्रॉब्लम आएगी अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, इन्फ्लेशन की। हम माइक्रो यानी एक स्मॉल लेवल, यानी एक स्मॉल यूनिट, एक इंडिविजुअल की स्टडी, तो हमें एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन ये इतना सोचना मैटर नहीं करता, और हम इतना सोचते भी नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल यानी हम अपनी डिमांड्स, हम अपना सब देखते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल के लिए मेन क्या होता है कि हमारी प्राइसिंग, हमारे फैक्टर्स की प्राइसिंग, यानी हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, कि वो हमारी नीड्स पे कैसे फर्क डाले। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वही होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्सेस मैंने तो आपको बताई थी क्या होती है। मार्केट फोर्सेस यानी सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सप्लाई के अकॉर्डिंग ही हमारी डिमांड देखी जाती है, मतलब हम जितनी डिमांड करते हैं उस अकॉर्डिंग सप्लाई होती है। अब अगर हमारी डिमांड सप्लाई के साथ फुलफिल नहीं होगी तो उससे हमें बहुत डिससेटिस्फैक्शन होगी। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा फर्क डालती है मार्केट फोर्सेस, वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा फर्क डालती है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी हमारी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, वो सारी ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए ताकि ये पता सके अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट होगा। ठीक है, अब मैक्रो लेवल पे पढ़ोगे, कंट्री को पढ़ोगे, कंट्री के इनकम लेवल को पढ़ोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि कंट्री एक इनकम लेवल पे पढ़ने के लिए उसमें कई प्रॉब्लम्स आते हैं कंट्री में। कभी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, कभी पॉवर्टी, कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब जब बहुत ज्यादा महंगाई हो जाए। अब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा तो उससे भी हमारे प्रोडक्ट्स को फर्क पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन सब फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। आई होप हम क्लियर है माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस। माइक्रो यानी जब हम एक स्मॉल यूनिट, एक स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं। मैक्रो यानी एक कंट्री एज अ होल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे तो हमारा माइक्रो और मैक्रो जब क्लियर हो गया
तो आगे टॉपिक आता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब वर्ड्स बहुत डिफरेंट हैं, ये कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है मैं आपको समझाती हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है इकोनॉमिक इश्यूज के साथ जो हमारे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में होंगे, हुए हैं या होने वाले हैं। ठीक है, ये ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशंस होती है जो हम फैक्ट्स और फिगर्स के साथ पढ़ते हैं। फैक्ट्स और फिगर्स का क्या मतलब, दैट मीन्स आपको मैं सिंपल में बताऊं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो स्टडी या वो इंफॉर्मेशन जो फैक्ट्स और फिगर्स यानी कई हद तक सच है, कई हद तक ट्रू है, जो पास्ट इवेंट में हुई है या फ्यूचर में होने के पूरे चांसेस है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली हमारी डील करती है सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि आखिर उसकी रियलिटी कितनी है, वो कितना सच है। ये सिर्फ गप्पे तो नहीं है, ये सिर्फ गॉसिप्स तो नहीं है, वो कितना सच है, उसमें कितना ट्रुथफुल है, उस वो होती है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, फैक्ट बेस होती है, जहाँ पे स्टेटमेंट जो होती हैं वो प्रिसाइज होती हैं, डिस्क्रिप्टिव होती हैं, क्लियरली मेजरेबल होती है। दैट मीन्स पॉजिटिव, अब मेजरेबल मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बहुत सारा डाटा दिया जाता है। डाटा मीन्स जब हम टेबल्स, फिगर, फैक्ट्स जोड़ते हैं किसी भी चीज के साथ, दैट मीन्स आप कह सकते हैं आप प्रूफ जोड़ रहे हो किसी चीज के साथ। जब आप किसी चीज को प्रूफ दे रहे हो कि हाँ ये चीज हुई है, ये चीज होगी, वी हैव अ प्रूफ अबाउट इट, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जब आपके पास किसी भी चीज को प्रिसाइजली एक्सप्लेन करने का, डिस्क्राइब करने का, ये क्लियरली आप उसे मेजर कर सकते हो, वो आती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। वो इकोनॉमिक्स जो फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस होती है, जो रियलिटी में होती है, लाइक 100% ट्रुथ नहीं हो सकती लेकिन कुछ हद तक वो ट्रुथ होती है, वो रियलिटी पे बेस्ड होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये स्टेटमेंट्स जो होती है ये मेजर्ड हो सकती हैं टेंजिबल एविडेंस में और हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस में। अब टेंजिबल ऐसे एविडेंस क्या होता है? टेंजिबल एविडेंस मीन्स जब हम किसी चीज को प्रूफ हैंड ओवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब हम कोई मूवीज या सीरीज कुछ भी देखते हैं, जब उसमें लॉ, एक कोर्ट रूम ड्रामा होता है, तो आपने देखा होगा एविडेंस रॉ फॉर्म में यानी पेपर फॉर्म में, प्रिंट आउट, हार्डवेयर प्रिंट आउट फॉर्म में, हार्ड कॉपी के रूप में उसको दिया जाता है। ठीक है, टेंजिबल एविडेंस का मतलब है जब उस एविडेंस को आप पकड़ सकते हो, उसको फील कर सकते हो। ठीक है, टेंजिबल एविडेंस जब आप देख सकते हो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमारे पास टेंजिबल एविडेंस होता है, दैट मीन्स डाटा होता है जो हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसे क्लियरली समझ सकते हैं, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पे कोई अप्रूवल्स या डिसअप्रूवल्स इंस्टेंसेस में नहीं होते हैं, या दैट मीन्स कोई भी डायरेक्ट इसे अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 100% ट्रुथफुल नहीं होता है लेकिन कुछ हद तक ये सच होता है, दैट इज पॉजिटिव। दैट मीन्स ये ट्रुथ यानी ये रियलिटी बेस्ड होता है, ये फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बेस्ड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की आपको अगर मैं दूं तो ये है गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर, इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी ये तो हमें नॉर्मल पता है कि गवर्नमेंट जब हेल्थ केयर करती है, यानी गवर्नमेंट में जब हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, दैट मीन्स जब गवर्नमेंट खर्चा करती है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे खर्चा करती है तो ये पब्लिक के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है। अब जैसे आप देखेंगे कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा वैक्सीन हर किसी ने लगवाई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगी हैं। उसका खर्चा किसने बेयर किया? उसका खर्चा बेयर किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, एंड ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, इसके हमारे पास प्रूफ्स हैं। ठीक है, ये जो चीजें फैक्ट्स के साथ होती है, जो रियलिटी होती है, जो प्रूफ की जा सकती है, उससे हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये स्टेटमेंट फैक्ट्स पे बेस्ड है, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट्स नहीं हो सकती है, और ये वैलिडिटी करती है प्रूवन की, यानी ये प्रूफ की जा सकती है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग्स प्रूफ की जा सकती है। हमारी गवर्नमेंट जब अपना बजट देगी, या आपने देखा होगा जब बजट निकलता है हमारी कंट्री का फरवरी में, ठीक है, जब भी बजट निकलता है उस बजट में कुछ मनी एलोकेट की जाती है हर एक डिपार्टमेंट में। ठीक है, वो क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव कैसे? अब जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने जितना पैसा दिया है, जब वो डिपार्टमेंट खर्चा करेगा और हम पूछेंगे कि क्या वो खर्चा हुआ है कि नहीं, तो वो हमें रियलिटी में फैक्ट्स और फिगर्स में अपना डाटा दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये खर्चा हुआ है।
ये होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो फैक्ट्स फिगर्स रियलिटी बेस्ड होती है। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स जो फैक्ट्स और फिगर्स रियलिटी बेस्ड हो। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसको तो वर्ड क्लियर ही नहीं हो रहा। नॉर्मेटिव मीन्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो ओपिनियंस पे डिपेंड करती है इकोनॉमिस्ट के। ठीक है, ये इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड होती है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थी कि जो रियलिटी पे बेस्ड थी, जो फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड थी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है जो ओपिनियंस पे बेस्ड होती है, यानी जिसे हम कह सकते हैं ये हमारा ओपिनियन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू और दैट ओपिनियंस विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन फैक्ट्स और फिगर्स, जिसको आप रॉ फॉर्म में नहीं दे सकते हो, फैक्ट्स फिगर्स के साथ प्रूव नहीं कर सकते हो, उसे हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तरह ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो वैल्यू जजमेंट्स पे होता है और वो डिपेंड करता है व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें डिपेंड करता है आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, आपके वैल्यूज, आपके ओपिनियंस की, आपको क्या लगता है। ठीक है, ये रियलिटी बेस्ड नहीं होता है, दीज आर जस्ट द पॉइंट ऑफ व्यूज। और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यूज है, ये पॉइंट ऑफ व्यूज है इकोनॉमिस्ट के, यानी वो जो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं उनके ओपिनियंस पे बेस्ड, इसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यानी वो इकोनॉमिक्स जो पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड होता है, जो ओपिनियंस पे बेस्ड होता है, जो हमें ये बताता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, ये इंक्रीज करता है हमारा आइडियोलॉजिकल जजमेंट्स कि क्या रिजल्ट निकल सकता है किसी इकोनॉमी में, पब्लिक पॉलिसी के रिलेटेड। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई या टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ दोस्त बैठे हो साथ में, अब जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारी डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो कुछ कि सब लोग बैठ के ग्रुप्स में डिस्कस किया करते थे कि क्या डिमोनेटाइजेशन सही है या गलत है, अपने ओपिनियंस दिया करते थे। ठीक है, अब ओपिनियंस देना, नॉट फैक्ट्स और फिगर्स, ये एक्सप्लेन नहीं करना कि डिमोनेटाइजेशन हुई है तो वो तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स चल जाए। जस्ट अपना ओपिनियन देना कि उसके होने से ये होगा, अगर वो नहीं होता तो ये होता, अगर वो आ जाता तो मे बी ये होता। जैसे आजकल 2000 के नोट्स को लेके कई लोग बहुत सारे ओपिनियंस बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे लाइक 2000 का नोट चलेगा ही नहीं, अब भी मार्केट में अभी भी नहीं चल रहा, कि अभी आप बाजार अगर मार्केट में चेंज करवाने जाओ तो कोई नहीं लेगा। दीज आर देयर फैक्ट्स, दीज आर देयर ओपिनियंस। ठीक है, ये उन्हें लग रहा है, वेयरएस अगर आप रियलिटी में मार्केट जाओ इट इज चेंजिंग। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है जो आपको लगता है, जो आपका ओपिनियन है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ना कि रियलिटी है, ना कि आप उसको एक फैक्ट्स और फिगर्स में प्रूव करें। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वो जो वेरीफाई और टेस्ट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे स्कूल की गॉसिप्स। अब स्कूल की गॉसिप क्या होती है, एक बंदे ने दूसरे को बताया, दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से फैलती जाती है। वेयरएस वो कितनी सच है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो प्रूफ नहीं की जा सकती, क्योंकि कई गॉसिप्स तो सिर्फ ऐसे ही हवा में बनी हुई होती है। ठीक है ना, तो दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब वो इकोनॉमिक्स जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ हमारा ओपिनियन या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये उन्होंने कहा है कि ये वन डे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, यानी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करेगा। ये एक ओपिनियन है। ठीक है, दिस इज एन ओपिनियन, ये अभी तक हुआ नहीं है, इट्स एन ओपिनियन बट पीपल आर थिंकिंग कि हाँ अगर ये स्कीम, ये गारंटी एक्ट अच्छे से काम किया, अच्छे से काम करेगा तो एक दिन अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री से खत्म हो जाएगी इस एक्ट के कारण। ठीक है, दिस इज देयर ओपिनियंस, दिस इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नोन एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसमें आप अपना ओपिनियंस दें। ठीक है, और ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है, तो मैं आपको उसमें ब्रीफली समझाती हूँ कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या आएगी। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस, दोनों होते क्या। पहला हम देखते हैं मीनिंग्स में क्या कंपैरिजन करते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, कि मीनिंग्स दोनों में क्या फर्क है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थी वो ब्रांच इकोनॉमिक्स की जो कंसर्न होती थी हमारे फैक्ट्स और फिगर्स पे, जो स्टैटिस्टिकल डाटा को मेजर करते थे। ठीक है, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल डाटा मेजर करते थे वो होती थी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, राइट। वेयर इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की
जो डील करती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के साथ, और ये सजेशन थ्योरी होती है। सजेशन थ्योरी मीन्स ये सिर्फ सजेशंस देती है, ये रियलिटी नहीं होती है, इट इज जस्ट द सजेशंस, पॉइंट ऑफ व्यूज और ओपिनियंस। ठीक है, मीनिंग क्लियर है? मीनिंग इसमें क्या फर्क था? पॉजिटिव का मतलब जो फैक्ट्स, फिगर, स्टैटिस्टिकल डाटा पे डिपेंड हो, नॉर्मेटिव का मतलब जो सिर्फ हमारे सजेशंस पे बेस्ड। ठीक है, उसके बाद दोनों की नेचर क्या है, दोनों की नेचर में क्या फर्क है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो प्रिस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब? डिस्क्रिप्टिव मीन्स हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रूफ्स दे सकते हैं। Whereas normative economics is prescriptive. Prescriptive means हम सिर्फ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं, हम सिर्फ अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। ठीक है, नेचर में इनके सबसे बड़ा फर्क यही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब करता है, वेयरस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक प्रिस्क्राइब, यानी आपको सिर्फ सजेशंस देता है, ओपिनियंस देता है। फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन कि नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड होते हैं साइंटिफिक लॉजिक्स और फैक्ट्स में। ठीक है, वेयरस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ओपिनियंस या वैल्यूज में कि उसको क्या लगता है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किसके साथ क्या डील करता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्लियरली एक्सप्लेन करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को और उसके इश्यूज को। ठीक है, वेयरस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सोल्यूशन देता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, लेकिन वैल्यूज पे यानी सजेशंस पे डिपेंड करता हुआ। ठीक है, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड वो हमें बताता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, हमारे इश्यूज है क्या, वो एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्ली। ठीक है, वेयरस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो देता है लेकिन सिर्फ ओपिनियंस पे, फैक्ट्स या फिगर्स में नहीं। ठीक है, कोई प्रूफ के साथ नहीं। फिर आती है डिस्क्राइब, किसने क्या डिस्क्राइब किया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मींस हमारे हमारे सबसे पहले इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इकोनॉमी मेन डिस्क्राइब की हुई है। वेयरस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन किए जाते हैं, मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करते हैं हमारे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, यानी जो क्लासिकल के बाद के हैं। ठीक है, क्या स्टडी करती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कि क्या एक्चुअली में है, रियलिटी में क्या है। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। वेयरस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कि क्या होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि क्या हो सकता है, हमें क्या लगता है, हमारा ओपिनियन क्या कहता है, हमें क्या फर्क पड़ेगा उससे, या हमें क्या लगता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उससे रिलेटेड। ठीक है, पॉजिटिव यानी क्या हुआ है एक्चुअल, नॉर्मेटिव मीन्स क्या हो सकता है। ठीक है, अब टेस्ट और वेरिफिकेशन की बात करें कि क्या टेस्ट किया जाता है या क्या वेरीफाई कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम टेस्ट और वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स पे रिलेटेड होता है, हम फैक्ट्स और फिगर्स को टैली कर सकते हैं, आपस में रिलेट कर सकते हैं, उनके प्रूफ्स देख सकते हैं। वेयरएज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो टेस्ट और वेरीफाई नहीं की जा सकती है क्योंकि वो सिर्फ ओपिनियंस होती हैं। ठीक है, और ओपिनियंस तो वेरीफाई नहीं किए जा सकते ना, उन्हें नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते, उन्हें नहीं हम टेस्ट कर सकते। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को आगे पढ़ते हुए पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में हमारा आता है अगला यूसेज। यूसेज कहाँ होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें इफेक्ट और पॉज रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल्स के बीच में, यानी वो वेरिएबल का क्या फर्क डालेगा, कि वो वेरिएबल हम पे क्या फर्क डालेगा, दैट इज कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दैट टेल्स अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वेयर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ वैल्यू जजमेंट्स पास करता है, सिर्फ ओपिनियंस पास करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें रिलेशन बताता है, वेयर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ वैल्यू जजमेंट्स देता है, हमें सिर्फ ओपिनियंस डिफाइन करता है। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है ये एक्सप्लेन करना, ये प्रिडिक्ट करना इकोनॉमिक फिनोमिना को, यानी वो एक्सप्लेन कर पाए, वो प्रिडिक्ट कर पाए कि इकोनॉमिक फिनोमिना ने इकोनॉमिक में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है या क्या सॉल्यूशंस उसके निकलेंगे, या जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना। ठीक है, दैट डील्स विद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वेयरएज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ एथिकल इन्फेरेंस होती है जो इकोनॉमिक फिनोमिना से कंसर्न होती है, रिलेट होती है, यानी वो सिर्फ वैल्यूज होती है जो इकोनॉमिक फिनोमिना पे दी जाती है, उसके ऊपर अपनी ओपिनियन सुनाई जाती है, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है,
आई होप हम यहाँ क्लियर है। हमने क्या पढ़ा अभी अभी तक हमने ये पढ़ा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारी थी वो जो फैक्ट्स और फिगर्स से रिलेटेड होती है, जिसको हम टेस्ट एंड वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वेयरएज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारी वो थी जो हम टेस्ट और वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ हमारे ओपिनियंस, हमारी वैल्यूज, हमारी जजमेंट्स पे बेस्ड, ठीक है। फिर हमने इनके बीच के इनके मीनिंग्स, नेचर, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सारे पढ़े कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स थे क्या। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा फर्क ये था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सब वैल्यू बेस्ड है, सब ट्रुथ है, सब फैक्ट्स रिलेटेड है। व्हेयरएज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो सारा वैल्यू जजमेंट्स पे बेस्ड है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम टेस्ट और वेरीफाई कर सकते हैं, व्हेयरएज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम टेस्ट और वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक आता है इसी में इकोनॉमी। इकोनॉमी होती क्या है, पहले मैं आपको एक उसके पीपीटी के थ्रू ये समझाती हूँ कि इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमी यानी एक कंट्री की बात करें तो एक कंट्री में वहां जहाँ पे प्रोडक्शन और सर्विसेज होती हैं, यानी जहाँ पे प्रोडक्शन और सर्विसेज की जाती हैं जो कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके होती हैं, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन और सर्विसेज साथ में काम करती हैं, हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करके, जो कि हमें प्रोवाइड करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अगर प्रोडक्शन होगी और सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी तो जो प्रोडक्शन की चीज बनेगी वो ऑब्वियसली हम कोई ना कोई रिसोर्स यूज करके ही बनी होगी ना। अब वो रिसोर्स यूज होके जब मार्केट में आएगी वो चीज, तो वो गुड्स और सर्विसेज कहलाएगी, ताकि हम उसे परचेज कर सकें। जब वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आती है तो हम उन्हें परचेज करते हैं, और परचेज करने के बाद अगर हमें वो चीज अच्छी लगती है तो हम और डिमांड करते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, हम डिमांड करने के कारण फिर से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ये है हमारा एक इकोनॉमी ट्रैक। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी मीन जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज काम करती हैं, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज का काम होता है, ठीक है। इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी अभी तक आपने समझ लगी हो तो इकोनॉमी जहाँ पे सारे फैक्टर्स किए जाते हैं। इकोनॉमी मीन्स जहाँ पे लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं ताकि वो लिविंग कमा पाए। लिविंग कमा पाए का मतलब अब आपको सब पता, सबको क्लियरली पता है कि हम काम क्यों करते हैं, हम कोई भी जॉब्स या कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं, जस्ट टू अर्न लिविंग, जस्ट टू अर्न मनी, राइट। कोई भी इकोनॉमी में जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है जिसके थ्रू हम लिविंग अर्न कर सकते हैं, लिविंग यानी पैसे कमा सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की नेसेसिटीज पूरी करने का सोर्स जिसे बना सकते हैं, वो आती है हमारी इकोनॉमी। इकोनॉमी में पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहाँ पे लोग अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं ताकि वो अपनी लिविंग कमा पाए। जैसे कि टीचर स्कूल जाती है। अब टीचर स्कूल क्यों जाती है, बच्चों को पढ़ाने। बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है, उसको सैलरी मिलती है, ठीक है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाके अपनी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, वेयर इन रिटर्न उन्हें उनकी फीस दी जाती है। फार्मर्स फील्ड्स में जाके क्रॉप्स ग्रो करते हैं, अच्छे से खेती बाड़ी करते हैं, इन रिटर्न उन्हें क्या मिलता है, इन रिटर्न उन्हें उनके क्रॉप्स के प्राइजेस मिलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो इंडस्ट्रीज में काम करता है, इंडस्ट्रीज में काम करवाता है ताकि वो गुड्स की प्रोडक्शन कर सके, जो गुड्स मार्केट में जाके बिके तो उसको प्रॉफिट हो, उसको अर्निंग्स अर्न, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब जब अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटीज में पढ़ के पैसे कमाए तो उसको कहते हैं इकोनॉमी। पैसे यानी लिविंग कमाए, ठीक है, अपनी नेसेसिटीज पूरी करने का सोर्स बनाए, उसको हम कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी एक्टिविटीज परफॉर्म जो लोग करते हैं वो रिवील करते हैं अलग अलग सिस्टम को, अलग अलग एरियाज में वो अर्न करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं इकोनॉमी। यानी द नेचर और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ एन एरिया would reveal a system by which people of that area earn living। यानी अगर आप एक एरिया की बात करें तो एक एरिया के लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक छोटे से एरिया की बात करें, उस एरिया को कंसिडर करके चलता है, अब उस एरिया के लोग किस तरीके से पैसा यूज करते हैं, किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, सॉरी क्या काम कर रहे हैं जिससे वो अर्निंग्स कमा रहे हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमी। यानी इस एरिया के लोग क्या ऐसा काम कर रहे हैं, क्या ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं कि वो अपना लिविंग कमा रहे हैं, उसे हम कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है।
इकोनॉमी एक सिस्टम है जो ये बताता है कि लोग जो है वो अपनी लिविंग कैसे अर्न कर रहे हैं, अपनी लिविंग कैसे यूज कर रहे हैं, अपनी अर्निंग्स कैसे ला रहे हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ अर्निंग्स क्या है, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं वो, दैट इज इकोनॉमी। A simple economy is the one in which degree of interdependence and exchange is of a moderate degree। यानी इकोनॉमी एक वो है जहाँ पे हमारा इंटरडिपेंडेंस यानी हमारा चीजों पे डिपेंड करना और चेंज करना वो मॉडरेट होता है, यानी मीडियम में होता है, ठीक है। इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है, इकोनॉमी होती है जो ये बताती है कि एक इंसान ऐसी क्या एक्टिविटीज कर रहा है जिसके थ्रू वो अर्निंग्स अर्न कर रहा है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूं कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी मीन्स कि लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं जिसके थ्रू वो लिविंग्स अर्न कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो अपनी सैलरी या अपने मनी अर्न कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जैसे कि टीचर जो होती है वो पढ़ाने जाती है पैसे कमाने, ऑब्वियसली उसको सैलरी मिलती है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में काम करते हैं, सैलरी मिलती है। फार्मर्स भी अपने फील्ड्स में काम करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, इन रिटर्न उन्हें क्या मिलती है, सैलरी। दिस इज इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी क्या होती है, जब लोग अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं लिविंग्स अर्न करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। अब हमने ये तो समझा इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी एक नहीं, इकोनॉमी कई टाइप्स की होती है, ठीक है। इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती है। हमारे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी 3 टाइप्स में एक्सप्लेन की गई है। पहली है कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब नेम्स तो काफी कंफ्यूजिंग है, कुछ क्लियरली एक्सप्लेन भी हो रहे हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, लेकिन हम इन्हें ब्रीफ में पढ़ते हैं कि होती क्या। पहले हम पढ़ते हैं कंट्रोल्ड एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती क्या है। अब आप हेडिंग पढ़ेंगे कंट्रोल्ड एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तो आपको इससे डिफाइंड हो रहा है सेंट्रली प्लान्ड। वर्ड सेंट्रली प्लान्ड का मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल के हाथ में हो, यानी जो गवर्नमेंट के हाथ में हो, जो कंट्रोल करती हो, यानी जिसपे पूरा कंट्रोल हो, उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। वो इकोनॉमी सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी जो होती है वो इकोनॉमिक डिसीजंस बनाती है हमारे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को लेके, उसको कहते हैं हम कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यानी वो इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो डिसीजंस बनाती है हमारे इकोनॉमिक को लेके, यानी वो ये डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी गुड्स की एक कंट्री में कितनी होगी। ये आती है हमारी सेंट्रली प्लान, यानी जो गवर्नमेंट डिफाइन करती है, जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, इसको हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं यहाँ पे वो सारे सेंट्रल अथॉरिटी जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं वो लेती है, ठीक है। यहाँ पे यानी प्रोडक्शन कितनी होगी, कितना प्रोवाइड होगा, ये सब कौन कंट्रोल करता है, सब कंट्रोल करती है उस जगह की गवर्नमेंट, उस कंट्री की गवर्नमेंट। जिस कंट्री में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है वहां के मेजर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं उनकी गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमिक से डिफरेंट होती है। वहां पे लार्ज नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड प्रॉफिट सीकिंग प्राइवेट फर्म्स ऑपरेट मोस्ट ऑफ ऑल द इकोनॉमी। इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे नॉर्मल इकोनॉमी में क्या होता है, नॉर्मल इकोनॉमी में यानी सपोज आप प्रोड्यूसर हो तो आप काम क्यों कर रहे हो, ऑब्वियसली आप काम कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। प्राइवेट फर्म्स का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। जिन इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स कंज्यूमर की डिमांड और प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता है, जहां पे प्रॉफिट अर्निंग प्राइवेट फर्म्स नहीं साथ देती हैं, वहां पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, क्योंकि वहां पे सारे डिसीजंस जो होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल की जाती, ठीक है। वो कंट्रीज माइट रिजॉर्ट सेंट्रली प्लानिंग इन टाइम्स और वॉर और नेशनल। अब हम क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये सिर्फ इकोनॉमीज में स्टार्टिंग से होता है क्या, द आंसर इज नो।
कई इकोनॉमीज इससे डिफरेंट होती है। जो हमने 3 इकोनॉमिक टाइप्स पढ़े, इकोनॉमी टाइप्स पढ़े, उसमें 2 ऐसा हो सकता है कोई इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है लेकिन वो कंट्रोल्ड प्लान्ड इकोनॉमी बन जाए। ठीक है, बनने का मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में वॉर हो गई या नेशनल इमरजेंसी आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी रशिया यूक्रेन की वॉर थी, रशिया यूक्रेन की जब वॉर हुई यानी जब वॉर हो रही थी तो क्या ऐसा हो सकता था कि पब्लिक सेक्टर अपना चले, प्राइवेट सेक्टर अपना चले? ऐसा नहीं हो सकता था, जिस कारण सारी की सारी मार्केट को कंट्रोल करना पड़ता था गवर्नमेंट को। ठीक है, जब पूरी मार्केट, पूरी चीजें, पूरी प्रोडक्शन, पूरी सर्विसेज, पूरा सब कुछ कंट्रोल की जाए गवर्नमेंट के थ्रू, दैट इज नोन एज कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड। ठीक है, कोई भी इकोनॉमी जो ऐसी नहीं है, जो किसी और टाइप की है, वो भी ये बन सकती है। कब? जब कोई वॉर हो या जब कोई नेशनल इमरजेंसी हो जाए। ठीक है, जब आपकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ जाए उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो पूरा का पूरा कंट्रोल अपने अंडर ले सकती है। ऐसी कुछ कंट्रीज जहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड गवर्नमेंट है वो है सोवियत यूनियन यानी रशिया, हमारी नॉर्थ कोरिया और हमारी ईस्ट जर्मनी। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे कंट्रोल्ड इकोनॉमी चलती है, जहाँ पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों पे है। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये सब गवर्नमेंट हैंडल करती है। ठीक है, कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या था? कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब ये था कि वो इकोनॉमी यानी वो एक कंट्री जहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब कौन हैंडल करता है? ये सब हैंडल करती है गवर्नमेंट। ठीक है, जहाँ पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उसको हम कहते हैं कंट्रोल और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड हमारी आती है फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। अब फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी वर्ड ही बता रहा है, यानी वो मार्केट फोर्स जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती है। ठीक है, फ्री इकोनॉमी एक ऐसी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशंस नहीं होती है, उनके रेगुलेशंस नहीं होते हैं। ये पूरी फ्री मार्केट होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स अपनी प्राइस के रिलेटेड सप्लाई और डिमांड डिसाइड करते हैं। दैट मीन्स फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती है, जहाँ में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन का मतलब गवर्नमेंट की कोई दखल नहीं होती है, गवर्नमेंट कुछ उसमें बीच में दखल नहीं देती है, गवर्नमेंट उसमें बीच में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाती है, जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, फ्री इकोनॉमी का मतलब है वो इकोनॉमी जहाँ पे टोटल मार्केट फोर्सेस हैंडल किए जाते हैं, जहाँ पे बायर्स और सप्लायर्स, ठीक है, ये दोनों मिलके अपने प्राइजेस डिफाइन करते हैं, अपनी सप्लाई और डिमांड डिफाइन करते हैं। जहाँ पे प्राइजेस, जहाँ पे फुल कंट्रोल मार्केट फोर्सेस के हाथ में होता है, उसको हम कहते हैं फ्री इकोनॉमी। जहाँ पे फ्री हो, जहाँ पे किसी की रोक टोक नहीं हो, जहाँ पे टोटल फ्री सिस्टम चलता है, दैट इज मार्केट इकोनॉमी। जहाँ पे बायर्स और सेलर्स कंपीट करें एक दूसरे के साथ ताकि वो अपना बेस्ट ले सके। बेस्ट यानी जो बायर है वो लोएस्ट प्राइस ले सके और जो सेलर है वो हाईएस्ट प्राइस ले सके। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बायर हैं तो हम चाहेंगे कि हम जो चीज खरीदने जा रहे हैं उसको जितना हो सके उतना कम हमें प्राइस देना पड़े ताकि हमारा प्रॉफिट हो, है ना। और जो सेलर है उसका ऑब्वियसली मोटिव होगा कि वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमसे पे करवाए, उतनी ज्यादा हमसे पेमेंट ले ताकि उसका उतना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो फ्री इकोनॉमी यानी वो इकोनॉमी जहाँ पे बायर्स और सेलर्स कंपीट करते हैं, यानी आपस में कंपीट करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट ले सके, यानी बायर्स अपना लोएस्ट प्राइस दे सके और सेलर्स अपना हाईएस्ट प्राइस ले सके, दैट इज फ्री इकोनॉमी। ठीक है, इस दिस सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड प्राइस डिस्कवरी would exist in free economy for everything from product and service to labor market। यानी इस इकोनॉमी में प्रोडक्ट, सर्विसेज और लेबर मार्केट ये सब कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करता है। ये सब कुछ कॉम्पिटिशन, प्राइस और डिमांड पे पूरा का पूरा बेस होता है, पूरा मार्केट फोर्स पे डिफाइन करता है। ठीक है, कंट्रीज जहाँ पे सब द countries with greatest economic freedom tend to those that encourage entrepreneurialism and protect private property। अब क्वेश्चन arises, फ्री इकोनॉमी होती क्या है, होती कहाँ है? फ्री इकोनॉमी मोस्टली उन कंट्रीज में होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलिज्म को एनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो कंट्री जो डेवलप्ड है,
जिन्हें नेसेसिटीज, जिन्हें पॉवर्टी लाइंस या जिन्हें इन सबको ध्यान नहीं एज सच देना पड़ता, उन कंट्रीज को, यानी जो कंट्रीज डेवलप्ड मानी जाती है, वहां पे मोस्टली फ्री इकोनॉमी होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलिज्म यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेट किया जाता है कि जितना हो सके प्राइवेट फर्म्स है, कि हमें पता है कि अगर प्राइवेट फर्म्स आएंगी तो प्राइसेस उतना ज्यादा ही डिफाइन करेगा, प्राइसेस में उतना ज्यादा ही फर्क पड़ेगा, प्राइसेस उतना ज्यादा ही हाई रहेगा। हाई क्यों? क्योंकि प्राइवेट फर्म यानी प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनर का मोटिव क्या होता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ठीक है, अब फ्री इकोनॉमी में जब डेवलप होती है, जब आप एंटरप्रेन्योरिज्म को मोटिवेट करोगे तो प्राइवेट फर्म्स आएंगी, और प्राइवेट फर्म्स जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ये चाहेंगी कि उनका प्रॉफिट्स बढ़े। ठीक है, ये मोस्टली हमें कहाँ मिलेगा? फ्री इकोनॉमी में मोस्टली मिलेगी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहामास, बारडोस, बेल्जियम, बल्गेरिया, कनाडा, चील एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे हमें फ्री इकोनॉमी मिलेगी। ठीक है, फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या था? फ्री इकोनॉमी का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती हैं, जहाँ में गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, जहाँ पे सब कुछ डिफाइन करता है सेलर और बायर के डिमांड और सप्लाई फोर्स। ठीक है, दैट इज फ्री इकोनॉमी, यानी वो इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योरिज्म को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब वर्ड एक्सप्लेन करा है, व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी, दैट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी दोनों का मिक्सचर। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइन एस्पेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म। ठीक है, अब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म होता क्या है? कैपिटलिज्म का मतलब जहां पे प्राइवेट ओनरशिप को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, बहुत ज्यादा उसे बढ़ावा दिया जाता है ताकि प्रॉफिट जितने ज्यादा हो सके उतने अर्न किए जा सके। ठीक है, और सोशलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता हो, सोसाइटी के बेनिफिट्स में बहुत ज्यादा डिसीजंस लिए जाते हो, यानी सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्राइस डिफाइन किया जाता हो। उस दोनों का मिक्सचर होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हमने जो पिछली दो पढ़ी उसके अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म में आती है हमारी फ्री इकोनॉमी। ठीक है, हमारी फ्री इकोनॉमी में कैपिटलिज्म है। क्यों? क्योंकि फ्री इकोनॉमी में हमारी वहां पे क्या है? प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट ओनरशिप को इनकरेज किया जाता है, दैट मीन्स प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा दिया जाता है, दैट इज कैपिटलिज्म, जो कैपिटल पे डिपेंड करे। सोशलिज्म में हमारी कौन आती थी? कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान। अब गवर्नमेंट अगर काम कर रही है तो ऑब्वियसली बात है वो सोसाइटी को नजर रखते हुए सोसाइटी के बेनिफिट्स में काम करे। ठीक है, तो कैपिटलिज्म का मतलब जो प्रॉफिट्स के मोटिव से सोचे, और सोशलिज्म का मतलब जो हमारी सोसाइटी के बेनिफिट्स में सोचे। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी प्राइवेट प्रॉपर्टी और साथ में इकोनॉमिक फ्रीडम दोनों को बढ़ावा देती है, यानी यूज ऑफ कैपिटल इन द यूज ऑफ कैपिटल, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप भी होती है और पब्लिक ओनरशिप भी होती है। पब्लिक ओनरशिप का मतलब है जहां पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अलाउ की जाती हो, अलाउ यानी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक इश्यूज में इंटरफेरेंस हो, रूल्स रेगुलेशंस हो, वो आती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहां पे प्राइवेट भी हो और जहां पे वो गवर्नमेंट भी हो। प्राइवेट यानी जहां पे हम प्रॉफिट्स भी सोचे, और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यानी जहां पे सोशल एम्स यानी सोशल बेनिफिट्स को भी सोचा जाए। ये दोनों का मिक्सचर हो, वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी की सबसे बड़ी एग्जांपल है इंडिया। इंडिया इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसे? इंडिया में आप देखेंगे प्राइवेट फर्म्स भी हैं, पब्लिक फर्म्स भी हैं। प्राइवेट फर्म्स यानी बहुत सारी कंपनीज है जो प्राइवेट है, जैसे कि रिलायंस इज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी मीन्स वहां पे प्रॉफिट्स मोटिव से काम किया जाता है। वेरएस इंडिया में कुछ फैक्टर्स, कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल है, जैसे कि रेलवेज, जैसे कि न्यूक्लियर्स। ठीक है, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल है। ठीक है, यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करती है, यहाँ पे प्राइवेट इंटरफेरेंस नहीं होती है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी टिपिकली मेंटेन करती है प्राइवेट ओनरशिप को, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन संभालती है, और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी संभालती है। ठीक है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप भी होती है,
जो अपने प्रोडक्शन के रिलेटेड काम करती है, और साथ में गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उन पे लगे हुए होते हैं। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी सोशलाइज सेलेक्ट इंडस्ट्रीज दैट आर डीम्ड एसेंशियल और दैट प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ ऐसी एरियाज, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स अलग कर दिए जाते हैं जहाँ पे पब्लिक गुड्स बनाए जो जाते हैं, लेकिन टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल पे, यहाँ पे प्राइवेट इंटरफेरेंस नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया रेलवेज, रेलवेज एक ऐसा है जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिल्कुल भी सॉरी प्राइवेट इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है। हिस्टोरिकल और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। Public sector work alongside with the private sector, but they may compete for the same limited resource. ठीक है। इस इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों compete करते हैं कुछ रिसोर्सेज को पाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़े की बातें कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ इंडस्ट्री। क्लोथ इंडस्ट्री में कुछ प्राइवेट भी होंगी, कुछ पब्लिक भी हैं। वो दोनों सेम रिसोर्स यानी क्लोथ के लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग मोटिव से लड़ रहे हैं। ठीक है। दैट इज वेयर मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट, यानी जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी हो और पब्लिक सेक्टर भी हो। मिक्स इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर को ब्लॉक नहीं करती है प्रॉफिट सीकिंग से। ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को पूरा बढ़ावा दिया जाता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, और साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को भी पूरा बढ़ावा दिया जाता है ताकि वो नेशनलाइज इंडस्ट्री बने और साथ में लोगों की भलाई के लिए सोचे। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी था जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों इकट्ठे काम करते हैं, यानी प्रॉफिट मोटिव और साथ में सोशल मोटिव दोनों इकट्ठे काम होता है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, जहाँ में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी होती है और प्राइवेट ओनरशिप भी होती है। ठीक है। हमने तीन इकोनॉमी पढ़ी, उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं कि वो होती क्या है। ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया दोनों के बीच का मेन डिफरेंस। अब है कंट्रोल, पहली आती है हमारी कंट्रोल और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वर्सेस फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले तीनों को डिफाइन कर लेते हैं दोबारा। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स होती है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ जो पूरी की पूरी कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी पूरी की पूरी कंट्रोल करती है। ठीक है। और फ्री इकोनॉमी होती है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट की नहीं, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट फोर्सेस पूरी डिफाइन करती है। ठीक है। जहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटीज मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं, उसको हम कहते हैं फ्री इकोनॉमी। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी थी जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट का फ्री प्ले होता है, यानी दोनों साथ में काम करती है। ना गवर्नमेंट प्राइवेट में रेगुलेशंस इतना लगाती है, ना प्राइवेट गवर्नमेंट के कामों में दखल देती है। ठीक है। अब मोटिव क्या था? सेंट्रली प्लान्ड का मोटिव ये था जहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस बनाई जाती हैं सोशल वेलफेयर के लिए, यानी लोगों की भलाई करने के लिए। ठीक है। और फ्री इकोनॉमी में डिसीजन मोटिव्स होते हैं, मोटिव्स बनाए जाते हैं कि वो जितना हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाए, जितना हो सके उतना ज्यादा उन्हें पैसे मिले, प्रॉफिट मिले। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी का डिसीजन होता है कि सोशल वेलफेयर भी हो और साथ में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो, यानी हम लोगों की भलाई भी करें और पैसा भी बहुत कमाएं। ठीक है। तीनों में सॉवरेनिटी यानी फ्रीडम कितनी होती है? यहाँ पे कंज्यूमर जो होता है वो सॉवरन होता है। ठीक है। कंज्यूमर इज सॉवरन, द कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरन होता है, लेकिन वो चीजें बाय करता है अपनी चॉइस के रिलेटेड, अपने चॉइस पे डिपेंड करते हुए। ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी कंज्यूमर सॉवरन होता है, यहाँ पे पीडीएस इंश्योर करती है सप्लाई ऑफ एसेंशियल ग्रुप्स। सर पीडीएस क्या होता है? पीडीएस मींस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एसेंशियल होता है गुड्स पहुंचाने के लिए कंज्यूमर्स तक, यानी जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जो एसेंशियल फूड आइटम्स होते हैं वो लोगों तक इजीली पहुंच सके, यानी सोशल मोटिव पूरा करने के लिए यहाँ पे होती है पीडीएस। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। फिर आता है डिटर्मिनेशन, यानी तीनों क्या डिटर्मिन करते हैं? सेंट्रली प्लान मोस्ट रिसोर्सेज है, यहाँ पे ज्यादातर रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि गुड्स का प्राइस क्या होगा और वो मार्केट में कैसे बिकेंगे। ठीक है।
फ्री इकोनॉमी में लोग डिसाइड करते हैं, मार्केट फोर्सेस डिफाइन करती हैं प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड बाय पीपल, prices are determined by the market but the government regulates control the price of essential goods. मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है प्राइसेस को, ठीक है। गवर्नमेंट और लोग, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, यानी उस कंट्री के लोग जहाँ पे फ्री इकोनॉमी एग्जिस्ट कर रही है, यानी जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी जहाँ पे गवर्नमेंट और लोग दोनों एग्जिस्ट, दोनों डिफाइन करते हैं प्राइसेस क्या होंगे, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। जब में पैसे यानी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होगा वो लोग तो डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन असेंशियल गुड्स का प्राइस क्या होगा, यानी असेंशियल गुड्स का प्राइस क्या रहेगा, ये डिफाइन कौन करता है, ये डिफाइन करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब डोमिनेशन किसकी होती है, सेंट्रली या कंट्रोल प्लान, इसमें डोमिनेशन होती है पब्लिक सेक्टर की, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है यानी गवर्नमेंट डोमिनेट करती है। वेयरएस फ्री इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव ढूंढा जाता है। वेयरएस मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों डोमिनेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों का डिसीजन लिया जाता है यानी दोनों को कंट्रोल में रखा जाता है। सेंट्रली प्लान्ड में हमने देखा कि सेंट्रली प्लान्ड में क्या था, सेंट्रली प्लान्ड में पूरे गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड हमने डिफाइन किया, मोटिव क्या था उसका, सॉवरेनिटी देखी, ठीक है। हमने पढ़ा कि सेंट्रली प्लान्ड पूरी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, फ्री इकोनॉमी पूरा प्राइवेट सेक्टर गवर्न करती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूँ। सेंट्रली कंट्रोल प्लान क्या था, सेंट्रली या कंट्रोल प्लान इकोनॉमी थी जो गवर्नमेंट हैंडल करती है, फ्री इकोनॉमी थी जो पूरी मार्केट फोर्सेस डिफाइन करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी जहाँ पे सेंट्रली कंट्रोल्ड और साथ में फ्री इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर, ठीक है। आई होप मैं आज क्लियर हूँ। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि हमारी माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। साथ में हमने पढ़ा माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस पढ़ा। माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस पढ़ने के बाद हमने पढ़ा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या थी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यानी जो फिगर एंड फैक्ट्स रियलिटी बेस्ड हो, जो फैक्ट्स से रिलेटेड हो, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या थी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स थी जो सिर्फ हमारे ओपिनियंस, हमारे जजमेंट्स पे बेस्ड हो, ठीक है। दोनों में हमने डिफरेंसेस पढ़े, पूरी उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी की। फिर हमने पढ़ा इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी होती है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे लोग की एक्टिविटी डिफाइन की जाए कि वो ऐसे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके थ्रू वो अर्निंग्स अर्न कर रहे हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। हमने 3 टाइप की इकोनॉमी पढ़ी, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड थी जहाँ पे गवर्नमेंट फोर्सेस, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरा इकोनॉमी को, जहाँ में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट हैंडल करती है। फ्री इकोनॉमी थी जहाँ पे सारे डिसीजंस, डिमांड और सप्लाई हमारे मार्केट फोर्सेस लेते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों अपना बेस्ट देते हैं ताकि कंज्यूमर लोएस्ट प्राइस दे सके और प्रोड्यूसर्स हाईएस्ट मैक्सिमम अपना आउटपुट ले सके, उतने ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सके, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी दोनों का मिक्सचर, जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी होती है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है, जहाँ पे कैपिटलिज्म भी होती है एंड सोशलिज्म भी होता है, जहाँ पे लोगों का वो हमारा प्रॉफिट मोटिव भी होता है, साथ में सोशल वेलफेयर का मोटिव भी होता है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की सबसे बड़ी एग्जांपल क्या थी, इंडिया, ठीक है। फिर हमने तीनों का डिफरेंस देखा कि तीनों क्या डिफाइन करते हैं, उनका मोटिव क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, डिटरमिन क्या करते हैं और साथ में डोमिनेशन क्या है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने जब ये सब पढ़ा तो इस पे हमारा कवर होता है चैप्टर 1। चैप्टर 1 की फुल डिटेल्स की चैप्टर 1 में हमारा एक्चुअली था क्या, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूँ। आज के लिए आज इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे अपना चैप्टर 2, लेकिन साथ में हम इसको थोड़ा प्रीवियसली दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा दोबारा से रिकॉल करेंगे ताकि हम इसको भूले ना, अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चैप्टर 2। थैंक यू।